Hello friends, here I comes with chapter number 2 part 2nd. Let's start chapter number 2, that is Indian economy 1950 to 1990 part 2nd. Now before we are starting part 2nd, what we have studied in part 1, that was central problems of the economy. Now there are three main problems of this economy, that was what to produce, how to produce and for whom to produce. And types of economic system we have studied, that is capitalist economy, socialist economy and mixed economy. For the detail you should go to my video, that is chapter number 2 part 1. And we have studied about the economic planning, how economic planning was considered a major economic decisions in 5-year plans. Now in this chapter we will study about agriculture. What was the position of agriculture and what was the problem of agriculture, that why agriculture was not growing well. Agriculture जो था वो क्यों grow नहीं कर पा रहा था. Now the first of all, agriculture, in the previous chapter we have learned that neither the growth nor equity was there in the agriculture sector during the colonial rule. Colonial मतलब British rule. ना तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी, ना ही इक्विटी थी. इक्विटी मीन्स इक्वलाइजेशन वॉज नॉट देयर, ठीक है, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द colonial rule. Now what was the major problems of agriculture, why there was not neither a growth or nor equity in the agriculture sector? Let's start. Now first of all, the problems of agriculture, or we can say the features of agriculture was there. First was low productivity. Low productivity का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत लो थी. उसका कारण क्या था? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? रीज़न वाज देयर कि लोगों के पास लैक ऑफ नॉलेज था, मतलब उनके पास नॉलेज नहीं था कि हाउ टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ठीक है, हम अपनी जो खेती है वो किस तरीके से करें ताकि उसमें ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो. एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैग्नेशन इन द सेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय स्टैग्नेशन? स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुक जाना, एक जगह रुक जाना. स्टैगनेंट हो गई वो, मतलब ना तो वो बढ़ रही है ना वो घट रही है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ द एग्रीकल्चर वाज लो प्रोडक्टिविटी. नाउ वी कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम और फीचर, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोज़गारी, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उनके पास ना जॉब है, कुछ नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? हम बेरोज़गार कहते हैं, अनएम्प्लॉयड कहते हैं उनको. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इट रिफर्स टू अ स्टेट in which more people are engaged in work than are really needed. मतलब जहाँ पर हमको 5 बंदों की ज़रूरत है, 5 पर्सन की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पर हम 10 पर्सन ले रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है? मैन पावर जो है वो क्या हो रही है? हमारी वेस्ट हो रही है. ठीक है, तो इट रिफर्स टू द स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क दैट आर रियली नीडेड. जहाँ पर हमको 5 की ज़रूरत है वहाँ पर हम 10 यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और जहाँ पर हमको 10 की ज़रूरत है वहाँ हम 5 यूज़ कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि अनबैलेंस्ड हो रहा है सब कुछ. ठीक है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है सब कुछ. इससे हमारी एफिशिएंसी और हमारी जो इफ़ेक्टिवनेस है काम करने की वो क्या हो रही है? घट रही है. ठीक है, तो सेकंड जो रीज़न था, जब प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर की, वो थी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड फर्स्ट वॉज low productivity. Now the third one is high dependency on rainfall. High dependency on rainfall means ना हमारे पास ऐसा कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज तो थी नहीं कि हमारे रेनफॉल के बिना भी हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है या हमारा जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसमें हम ग्रोथ कर पाएँ. ठीक है. Now due to poor agriculture techniques, farmers depended largely on rainfall. जो farmers थे हमारे इंडिया के वो largely किस पे डिपेंडेंट होते थे? रेनफॉल पर. There was minimum growth of this sector in the year that receives the least rainfall. अब जब रेनफॉल पे वो डिपेंडेंट थे लार्जली, तो इनका कहने का ये मतलब है कि देयर वाज मिनिमम ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर. दिस सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर पर मिनिमम ग्रोथ होता था. कब? जब वहाँ पर उस पर्टिकुलर रीजन में लीस्ट रेनफॉल होता था. लीस्ट मीन्स बहुत कम रेनफॉल होता था. ठीक है, जिस टाइम भी बहुत कम रेनफॉल होगा उस टाइम जो ग्रोथ है उस सेक्टर की वो बहुत कम होगी. बिकॉज क्यों होगी? क्योंकि फार्मर्स जो थे वो डिपेंडेंट थे लार्जली ऑन द रेनफॉल.
Now the fourth problem of the agriculture was subsistence farming. Now what is subsistence farming? It is the practice of growing crops only for one's own use without any surplus for trade. मतलब मुझे कुछ काम करना आता है, ठीक है, पर मैं वो किस लिए कर रहा हूँ, वो ग्रोथ या वो एग्रीकल्चर में किस लिए कर रहा हूँ, ताकि सिर्फ मेरा यूज़ हो सके, मेरा कंजम्पशन हो सके, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब जो फार्मर्स थे ना, वो क्या कर रहे थे, सरप्लस के लिए नहीं, अपने खुद के यूज़ के लिए फार्मिंग कर रहे थे, ताकि वो अपना खुद का पेट भर सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? आउटडेटेड का मतलब होता है देयर वर मेनी ऑब्सलीट टेक्निक्स। ऑब्सलीट मतलब जो पुरानी हो चुकी थी, ठीक है। ऑब्सलीट मतलब पुरानी, में हिंदी में लिख देती हूँ पुरानी, ठीक है। एंड हार्वेस्टिंग मशीन्स। हार्वेस्टिंग मशीन्स जो खेती बाड़ी करने के लिए जो मशीन्स आती थी, दे वर वेरी ऑब्सलीट, पुरानी थी। हार्वेस्टिंग वॉज जनरली डन मैनुअली एंड वॉज वेरी टेडियस। हार्वेस्टिंग जो है मैनुअली डन की जाती थी और वो बहुत थकाने वाली थी, ठीक है। मैनुअली हम कोई अगर काम कर रहे हैं दिन से लेकर रात तक, तो वो बहुत ज़्यादा थकाने वाला होता था, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि पूरी जो हमारी एफिशिएंसी थी, एक पर्टिकुलर पीपल की या पर्सन की जो एफिशिएंसी होती है, वो पूरी तरीके से यूज़ में नहीं आ रही थी, ठीक है। और इसी वजह से जो है हमारी एग्रीकल्चर जो है वो क्या नहीं हो पा रही थी, बढ़ नहीं पा रही थी, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। Then the sixth one was conflict between tenants and landlords. Landlord used to extract huge amount of interest from farmers and deprived them from their necessities. मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाई। अब नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स था, कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में था? टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, ठीक है। टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड। टेनेंट्स कौन से होते थे? टेनेंट्स जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, टेनेंट्स का मतलब होता है जो लैंडलॉर्ड्स के फील्ड में, खेत में काम करते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो था कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया था। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लैंडलॉर्ड्स जो है उनसे ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे फार्मर्स पर और डिप्राइव देम ऑफ देयर नेसेसिटीज़। और जो उनकी नेसेसिटीज़ थी, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान जो भी होता था, वो उनको नहीं देते थे और उनसे जितना हो सके उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज, इंटरेस्ट कहते हैं ब्याज, वो उनसे लेते थे। तो उनसे क्या होता था, उनका पूरा जो ध्यान था वो किसके ऊपर था कि हम कैसे जो टेनेंट्स हैं उनको टॉर्चर करें, ठीक है। एंड द लास्ट सेवेंथ जो प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर की, क्यों ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, दैट वाज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल लैंड होल्डिंग? एज द नेम सजेस्ट, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स मतलब होता है जिसके पास लैंड की जो होल्डिंग है, लैंड की जो है उसके पास, वो बहुत स्मॉल है, थोड़ा है, ठीक है। इज़ अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ एज फार्मिंग कैन बी कैरिड आउट ओनली लेबर इंटेंसिव टेक्निक दैट इज़ यूज़ ऑफ मशीन्स बिकम डिफ़िकल्ट। उनके पास क्या था कि मतलब एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड था और उसमें जो है ओनली लेबर इंटेंसिव हो सकता था। लेबर इंटेंसिव मीन्स सिर्फ जो लेबर है वही काम कर सकती थी मैनुअली, क्योंकि स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड वॉज देयर, ठीक है। इन दैट ओनली पर्टिकुलर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वॉज यूज्ड। मशीन्स जो है हम यूज़ करना उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हम छोटी सी जगह में मशीन्स तो यूज़ नहीं कर सकते ना, ठीक है। इसलिए जो है स्मॉल लैंड होल्डिंग वॉज देयर और उसमें हम सिर्फ मैनुअली लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करते थे। आपको याद हो तो हमने पहले वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, देयर वर टू टेक्निक्स, दैट वाज कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता, मोर ऑफ कैपिटल वॉज यूज्ड एंड लेस ऑफ लेबर वॉज यूज्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट वॉज लेबर इंटेंसिव। इन लेबर इंटेंसिव मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल वॉज यूज्ड। तो अब ये क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर थी, ठीक है, so there was small land holding was there. Sorry for the interference. Now the next topic is policies for the growth of agriculture, measures to promote growth in agriculture sector. Now we have studied about the problems of the agriculture, why agriculture was not growing well, ठीक है।
नाउ देर आर द पॉलिसीज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, कि हमने क्या मेजर्स लिए, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रोथ करे, वो डेवलप हो. ठीक है. इन दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लैंड रिफॉर्म. लैंड रिफॉर्म्स मीन्स लैंड का जो पोर्शन था या लैंड में जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें एक रिफॉर्म आया. रिफॉर्म मीन्स चेंज. ठीक है. क्या चेंज आया? लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरी रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स. ओनरशिप मतलब जो ओनर था लैंड का, उसमें ओनरशिप में चेंज आया. लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरियस अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज फॉर अटेनिंग अ रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड विएबल फार्मिंग स्ट्रक्चर. मीन्स लैंड रिफॉर्म्स क्यों आया? लैंड रिफॉर्म इसलिए आया ताकि जो हमने देखा था कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, किसी के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है, किसी के पास बड़ी साइज़ में लैंड है. ठीक है. तो ऐसा जो है वो रैशनल नहीं है. रैशनल मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सबके पास एक जैसी या एक जो है एरिया हो पर्टिकुलर, उसी में वो फार्मिंग करें. ठीक है. उससे आगे देखो, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया था वो क्या था? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. इंडियन गवर्नमेंट टुक अ वेरियस स्टेप्स टू अबॉलिश इंटरमीडियरीज एंड टू मेक टिलर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड. अब जो हमने पढ़ा था पहले, टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता था, ठीक है, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरमीडियरीज जो थे बीच में, ठीक है, टिलर्स जो थे, ठीक है, उनका जो राइट है उसको बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया इंटरमीडियरीज को. ठीक है. द ओनरशिप राइट्स ग्रांटेड टू टेनेंट्स गेव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर. तो अब टेनेंट्स को अपना राइट मिलने लग गया, अपना लैंड मिलने लग गया. इससे जो है ग्रोथ में उन्होंने काम किया, उनके आउटपुट इंक्रीज़ हुआ और वो ग्रोथ जो एग्रीकल्चर में है उसमें ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने लगे. ठीक है. सेकेंड वन वॉज लैंड सीलिंग. नाउ व्हाट इज़ लैंड सीलिंग? लैंड सीलिंग क्या होता है? लैंड सीलिंग, इट refers to fixing the specified limit of land which could be owned by an individual. Beyond the specified limit, all land belongings to particular person would be taken over by the गवर्नमेंट. ठीक है. अब गवर्नमेंट ने जो क्या किया कि सबको एक पर्टिकुलर लिमिट में लैंड देने की चाहिए. ठीक है. उन्होंने क्या किया कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, अगर उसके पास जो स्पेसिफाइड लिमिट और गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर किसी के पास लैंड है तो वो कौन ले लेगा? वो गवर्नमेंट ले लेगा. गवर्नमेंट एंड विल बी अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टिवेटर एंड स्मॉल फार्मर्स. और वो जो है वो किसको दिया जाएगा? वो लैंडलेस कल्टिवेटर्स जिनके पास लैंड नहीं है और स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको ये एक्स्ट्रा लैंड जो है जिनके पास एक्स्ट्रा है, लिमिट से एक्सीड कर रही है, वो उनको दे दी जाएगी. इट हेल्प टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर. और इससे क्या होगा? जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में है वहाँ पे क्या होगा? इक्विटी आएगी. इक्विटी मीन्स इक्वलाइजेशन आएगा. क्यों? किसी के पास तो बिल्कुल भी लैंड नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग कर दी. लैंड सीलिंग का मतलब होता है एक फ़िक्स कर दी, एक लिमिट, कि इतने लिमिट तक ही सबके पास जो है वो लैंड रहेगी. और अगर किसी के पास एक्स्ट्रा लैंड है, इस लिमिट से एक्स्ट्रा है, तो वो किसको दिया जाएगा? जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं और जो लैंडलेस कल्टिवेटर्स हैं उनको ये दिया जाएगा. ठीक है. नाउ ये क्यों था? The goal of equity was not fully served by abolition of intermediary because of following reasons. पर कई बार क्या होता है कि जो हमारी इंटरमीडियरीज जो ये गोल था इक्विटी का, वो फुली सर्व नहीं हुआ. अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज कर दिया जब भी, क्योंकि फार्मर जमींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन. उनको क्या था? वो या तो गवर्नमेंट से मिले हुए थे, ठीक है, या अपनी खुद की चलाते थे कि हमको नहीं करना है, ठीक है, हमको हमारे लार्ज एरिया ऑफ लैंड चलाना लेना है और उसी में हमको काम करना है. ठीक है. और दूसरा जो था ओनरशिप ऑफ लैंड, जो थे जैसे पुअर जो थे, टेनेंट्स जो थे, उनको टॉर्चर करना था. बट क्या हुआ? धीरे 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 जो हमारी ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो कैसे आई? तो सबसे पहले जो था, हमने कहा था कि लैंड रिफॉर्म्स वॉज देयर. लैंड रिफॉर्म्स में हमने गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी थी? गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज करने के लिए. लैंड सीलिंग करी. लैंड सीलिंग में स्पेसिफाइड लिमिट तय करी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वॉज
However, unfortunately, other states did not have the same level of commitment, and vast inequality in land holdings continued. So, only Kerala and West Bengal has accepted the land reform which were introduced by the government. Okay. Now come to the next, that is new agricultural strategy, green revolution in India. Now this was the major turning point in growth of agriculture sector, that was green revolution. Now what is green revolution in India? Let's study. The new agricultural strategy was adopted in India during the third plan. There was 5-year plan, और थर्ड ईयर प्लान में हमने
ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था. व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन? द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस followed in India were gradually being replaced by modern technology and agriculture practices. The aim of strategy was to raise agriculture production and productivity in the selected regions of the country through the introduction of modern inputs like fertilizers, credit, marketing फैसिलिटीज़. अब ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में क्या हुआ था कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी, हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी एग्रीकल्चर करने की, वो तो उन्होंने रिप्लेस कर दी किससे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी से. और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो थे वो नए नए लेके आए. द एम ऑफ द स्ट्रैटेजी वॉज टू रेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. और इसका मेन एम जो था वो क्या था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो थी सेलेक्टेड रीजन ऑफ द कंट्री में उसको रेज करना. किससे रेज करना? मॉडर्न इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, लैंड, ये फर्टिलाइजर्स है, क्रेडिट है, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ है, एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ये तो हम सब मानते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो 75% थी हमारी कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है. Now, India's agriculture vitally depends on monsoon, and in case of shortage of monsoon, the farmer has to face lot of troubles. ये भी हमने प्रीवियसली पढ़ लिया था कि इंडियन एग्रीकल्चर जो था वाइटली डिपेंड्स ऑन मानसून पे डिपेंडेंट थी, रेनफॉल पे डिपेंडेंट थी. अगर लीस्ट रेनफॉल होता था तो उनको फार्मर्स को ट्रबल फेस करनी पड़ती थी बहुत सारी. ठीक है. Now, moreover, the productivity in the agriculture sector was very low due to the use of outdated technology and the absence of required infrastructure. नाउ जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर थी उसकी प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी. क्यों? बिकॉज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, ठीक है, दैट वाज नॉट देयर. As a result of intensive and continued efforts of many agriculture scientists, this stagnation in agriculture was permanently broken down by the Green Revolution. तो उसकी जो ग्रोथ थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की, उसको लाने के लिए कई साइंटिस्ट ने ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया. और ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हुआ है कि हमारे जो हरित क्रांति, जैसे कहते हैं हिंदी में, हरित क्रांति कहा गया था इसे, हरित क्रांति. ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज देयर कि सब जगह ग्रीनरी हो जाए. ठीक है. कैसे हो जाए? बाय यूजिंग नॉट आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बट यूजिंग द इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़. ठीक है. मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके हम हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. ठीक है. अभी तक जो हमने पढ़ा था, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स विद तेजेश्वरी and like the video, please. Now, what was we have studied till now? Agriculture, the problems of agriculture was there. Then what was the policies for the growth of agriculture sector? That was land reforms, and the new agriculture strategy was the green revolution and in India. Now, green revolution जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? green revolution का मतलब होता है outdated technologies को ना यूज़ करके हम modern technologies को यूज़ करें. ठीक है. Now, this is the definition of green revolution. That is, green revolution refers to large increase in the production of food grains due to use of high yielding variety of seeds or miracle seeds, especially for wheat and rice. अब इसमें एक चीज़ जो है पॉइंट टू बी नोटेड है, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स. हाई यील्डिंग वेराइटी मतलब जिनमें ज़्यादा ना तो पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, पर वो जो ग्रोथ होता है उनकी वो बहुत ज़्यादा होती है. क्योंकि हमारे जो नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तो हमको पानी चाहिए. ठीक है. सीड्स जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो चाहिए, वो है नहीं. अब ये HYV सीड्स ऐसे थे जिनको थोड़ी सी ही कोई चीज़ अपन फर्टिलाइज़र्स देंगे या ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे तो वो ग्रोथ हमें ज़्यादा देंगी. ठीक है. इनको दूसरा नाम भी दिया गया था, दैट वाज मिरेकल सीड्स. क्या दिया था? मिरेकल सीड्स. ठीक है. डॉक्टर नॉर्मन ई Borlaug, an American agriculture scientist, is considered to be the father of green revolution. ये 1 मार्क में आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन था? डॉक्टर नॉर्मन ई बर्लॉग. ठीक है. ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर इन्हें कहा जाता है. Now, what was the important effects of green revolution? ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या क्या अफेक्ट्स हुए थे?
ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस. नाउ व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस? मार्केटेबल सरप्लस मतलब हमको मार्केट में जो अगर हम हमारे क्रॉप्स जो है वो बेच के आते थे तो हमको मार्केटेबल सरप्लस मिलता था. ठीक है. ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केट्स एंड मार्केटेबल surplus. Marketable surplus refers to that part of agriculture produce which is sold in the market by meeting their own consumption requirement. मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता था कि हमने इतनी ग्रोथ कर ली कि सबसे पहले हमने हमारा कंजम्पशन तो कर लिया, कंजम्पशन के बाद जो हमने मार्केट में चीज़ बेची, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो बेचा उससे जो हमारा सरप्लस हुआ, ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट हुआ, दैट वाज मार्केटेबल surplus. Growth in agricultural output makes a difference to the economy only when large proportion of this increase is sold in the market. ठीक है. एग्रीकल्चर आउटपुट मेक्स अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी. जब हमारे जो एग्रीकल्चर है उसका ग्रोथ जब ही माना जाएगा तब हम उसको लार्ज प्रोपोर्शन जो है हम अगर मार्केट में सोल्ड करें और उससे हमको प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट जनरेट हो. ठीक है. द प्रोडक्शन इज कैसा हो ताकि हमको प्रॉफिट मिले. Now, fortunately, a good proportion of rice and wheat produced during the Green Revolution period was sold by the farmers in the market. और ये wheat और rice के लिए particular HYV seeds जो थे, high yielding variety seeds जो थे वो बढ़िया थे. ठीक है, important थे. Now, buffer stock of food grains. Buffer stock मतलब बहुत सारा stock. The Green Revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of shortage. कभी मान लो shortage हो गई, ठीक है, हमारे पास स्टॉक, हमारे पास फूड ग्रेन्स नहीं रहे, हमारे पास क्रॉप्स नहीं रहे थे, हमारे पास वीट नहीं रहा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, तो शॉर्टेज जो है मतलब इतना हम जो है सप्लाई या प्रोडक्शन करने लग गए थे कि हम गवर्नमेंट ने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टॉक जो है वो बना लिया था ताकि शॉर्टेज हो अगर कभी फूड की तो हम उस टाइम उस स्टॉक को यूज़ कर सकें. ठीक है. बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स. लो इनकम ग्रुप्स जो है मतलब जिनके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वो सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट. देयर प्राइसेस डिक्लाइन रिलेटेड टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन. The low income group who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices. मतलब क्या, लार्ज प्रोपोर्शन जो पहले जो जिनके पास लो इनकम ग्रुप पीपल थे वो लार्ज प्रोपोर्शन अपना पैसा जो था वो फूड ग्रेन्स के लिए ख़रीदने के लिए स्पेंड करते थे. ठीक है. अब वो उसकी जो प्राइसेस थी मार्केट में हो गई, क्या हो गई, लो कर दी गवर्नमेंट ने ताकि उनका ज़्यादा खर्चा ना हो और उनको जो नेसेसिटीज़ के लिए जो चीज़ है फूड क्रॉप्स जो है वो मिल जाएँ, खाने के लिए चीज़ें मिल जाएँ. ठीक है ना. इंस्टेड ऑफ दिस या इंस्पाइट ऑफ दिस वी कैन से ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था जिसमें हमने HYV सीड्स और वी कैन से मिरेकल सीड्स जो थे फॉर वीट एंड राइस यूज़ किए थे ताकि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन या हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें प्रोडक्शन या डेवलपमेंट हो पाए. बट इन स्पाइट ऑफ दैट देयर वर सम रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है. कुछ रिस्क भी थे ग्रीन रेवोल्यूशंस में. आइए पढ़ते हैं. जैसे वाइल नेशन हैज़ इमेंसली बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व वॉज नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क. देखिए, ठीक है, कई there are certain advantages also, there are certain disadvantages also of a particular thing. ठीक है. अगर हम कोई रेवोल्यूशन लाते हैं या अगर हम कोई चेंजेस लाते हैं तो पर्टिकुलर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आर देयर. Now, what are the advantage and disadvantage of green revolution? Risk was risk of pest attack. सबसे पहला जो रिस्क था वो था पेस्ट अटैक का. पेस्ट अटैक मतलब अगर फसल में कीड़े वगैरह कुछ लगते हैं. द HYV क्रॉप्स वर मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट. मतलब HYV सीड जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तो थे, ठीक है, पर वो ज़्यादा प्रोन थे किससे, अटैक बाय पेस्ट, की उनको कीड़े खा जाते थे. सो देयर वर रिस्क दैट स्मॉल फार्मर्स हु अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड लूज एवरीथिंग इन अ पेस्ट अटैक. अगर एक बार पेस्ट अटैक हो गया तो वो सारी फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी. हाउएवर दिस रिस्क वॉज कंसिडर्ड रिड्यूस्ड बाय द सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट. हालांकि इस पे जो है उन्होंने कवर अप कर लिया था क्योंकि जो रिसर्च सेंटर्स थे उन्होंने इसका कोई आइडिया, इसका कोई जो सोल्यूशन था वो निकाला. Now, second was the risk of increase in income inequalities. Income inequality. There was a risk that costly inputs, HYV seeds, fertilizer, etc., required under Green Revolution will increase the disparities between small and big farmers since only the big farmers could afford the required inputs. एक रिस्क ये भी था कि जिनके पास पैसे हैं, जिन फार्मर्स के पास पैसे हैं वही ये HYV सीड्स और फर्टिलाइजर्स थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, वो यूज़ कर सकते थे, ना कि स्मॉल फार्मर्स जिनके पास इतना अफोर्डेबल प्राइस अफोर्ड ही नहीं कर पाते उनको. ठीक है.
However, due to favorable steps taken by the government, these fears do not come true. ठीक है, पर ये जो रिस्क थी, ठीक है, पहले से ही गवर्नमेंट ने सर्टन फेवरेबल स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट दैट कि ये फियर जो था, ये रिस्क था, वो हमने बेयर नहीं किया. द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स. जो स्मॉल फार्मर्स थे, ठीक है, जो ये HYV सीड्स जो है नहीं खरीद पा रहे थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड किया. They also could have access to the needed inputs. As a result, the Green Revolution benefited the small as well as rich farmer. और conclusion क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने पहले से favorable steps लिए थे और उसी वजह से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है स्मॉल और रिच फार्मर दोनों के बीच में ही बेनिफिटेड रहा. Now next topic is debate over subsidies to agriculture. एग्रीकल्चर मतलब जो गवर्नमेंट लोन देती थी, सब्सिडी देती थी, ये सब प्रोडक्शन करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, उनका डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर. नाउ व्हाट वाज दैट? सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स दैट द फार्मर्स गेट इनपुट्स एट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस. ठीक है, अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो गवर्नमेंट क्या करती थी, मीन्स द फार्मर, सब्सिडी होता था कि फार्मर्स को एक जो पर्टिकुलर प्राइस चल रही है उससे कम प्राइस में उनको मार्केट प्राइस जो चल रही है, मान लो मार्केट प्राइस 100 की चल रही है और उनको वो दे रहे हैं 80 में. ठीक है, 80 रुपीज़ में चीज़ दे रहे हैं, दैट इज सब्सिडी. ठीक है, वी कैन से सब्सिडी इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स टू फुलफिल सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स. जिन फार्मर्स के पास कम पैसा था, ठीक है, गवर्नमेंट जो है उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती थी. ठीक है, प्राइस इज लोअर देन द मार्केट प्राइस. Now during the initial phase of green revolution, new technology was looked upon as being risky by the farmers. ठीक है, पहले अब क्या हुआ, जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी जो थी फार्मर्स को यूज़ करनी नहीं आती थी, उनको थोड़ा सा रिस्की लग रहा था कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे. So it was necessary for the government to grant subsidies to provide an incentive for adoption of new HYV technology. ठीक है, कैसे हम लाएंगे, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, तो गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी ताकि वो ये न्यू टेक्नोलॉजी जो है, HYV टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करें. However, with the passage of time, there has been debate over the huge amount of subsidies granted by the government. ठीक है, पर पैसेज ऑफ टाइम में जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम बीतता गया, देयर वॉज अ डिबेट ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी. गवर्नमेंट ने धीरे धीरे बहुत सारा पैसा जो है फार्मर्स में खर्चा कर दिया था. लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ सब्सिडीज. अब जो सब्सिडी मिल रही थी, ठीक है, सब्सिडी जो मिल रही थी, गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही थी, दैट वाज लोअर देन द मार्केट प्राइस. उसके इकोनॉमिस्ट जो थे फेवर में भी थे, ठीक है, और अगेंस्ट में भी थे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. इकोनॉमिस्ट इन द फेवर ऑफ सब्सिडीज, जो फेवर में थे सब्सिडीज के. द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडी एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस. ठीक है, एक तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर जो है या एग्रीकल्चर है, हम इंडिया में कहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही है. ठीक है, नाउ मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट द सब्सिडीज़. अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो विदाउट सब्सिडीज़ जो है वो ये HYV सीड्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं यूज़ कर पाएंगे. एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर पर्सन एंड विल वॉयलेट द अल्टीमेट गोल ऑफ इक्विटी. ठीक है, हमने पढ़ा था कि नाइदर इक्विटी वॉज देयर नाइदर ग्रोथ वॉज देयर. अगर हम, ठीक है, अगर हम जो है ये सब्सिडी एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेट मतलब हटा दें, ठीक है, तो देयर विल बी अ इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स. ठीक है, एंड विल वॉयलेट द अल्टीमेट गोल ऑफ इक्विटी. ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्मॉल फार्मर्स है दे कैन नॉट अफोर्ड द HYV क्वालिटी ऑफ सीड्स, हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, तो वो क्या होगा, वो लो फील करेंगे क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं. ठीक है, HYV सीड्स करने के लिए, यूज़ करने के लिए. Now, in brief, subsidies in India are necessary for poor and small farmers to enable them to make use of modern agricultural techniques. तो रिजल्ट क्या है जो फेवर में है, वो ये चाहते हैं कि इंडिया जो है पुअर और स्मॉल फार्मर्स को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे टू अनेबल देम टू यूज़ द मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स. Now, after studying the economics against the favor of the subsidies, now let's study about economics against the subsidies. First of all, according to some economists, subsidies were granted by the government to provide an incentive for adoption of the new HYV technology. So after the wide acceptance of this technology, subsidies should be phased out as the purpose has been
सर्व्ड। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपने सब्सिडीज़ दी, ठीक है, सब्सिडी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी, क्यों प्रोवाइड करी? टू अडॉप्शन ऑफ न्यू HIV टेक्नोलॉजी। और जब वो वाइड एक्सेप्टेंस, मतलब काफ़ी बार उनको ये टेक्नोलॉजी वो यूज़ करने लग गए, उनका पर्पस सॉल्व हो गया है, ठीक है, तो अब जो सब्सिडीज़ को क्या करना चाहिए, हमको टेक आउट कर लेना चाहिए कि अब हम नहीं देंगे, ठीक है। शुरुआत नहीं तो उनको जो है आपको कैपिटल लगाना होता है, और कैपिटल के लिए उन्होंने सब्सिडी उनको दी है, ठीक है। जब उनका पर्पस सॉल्व हो गया तो हमें जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको वो सब्सिडी जो है वो हटा लेनी चाहिए, ताकि पैसे ज़्यादा खर्च ना हो, और जो पैसे से जो वो पैसे उनको दे रहे हैं बार बार वो किसी और चीज़ में खर्च हो और स्मॉल फार्मर्स में खर्च हो। सेकेंड, सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर, एज बेनिफिट ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सिडी गो टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड प्रॉस्परस फार्मर्स। अब क्या था इसमें भी कुछ, सब्सिडीज़ डू नॉट बेनिफिट द पुअर, ठीक है, जो सब्सिडीज़ थी वो रियली पुअर फार्मर्स को और स्मॉल फार्मर्स को तो बेनिफिट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि जो टारगेट ग्रुप था वॉज fertilizer industries and prosperous farmers. Therefore, there is no case for continuing with subsidy as it does not benefit the target group and it is huge burden on the government finance. ठीक है, जहाँ यूज़ होना चाहिए था सब्सिडी, जहाँ यूज होना चाहिए था बजट, वहाँ वो यूज़ नहीं हो रहा था, एंड इट वॉज अ ह्यूज बर्डन और इट वॉज बिकमिंग एन ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस। उस पर गवर्नमेंट पे जो है फाइनेंस का उधार बढ़ता ही जा रहा था। Now, critical appraisal of agricultural development 1950-1990. What was the critical appraisal? Indian government undertook various measures to improve the condition of agriculture. ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो डेवलप नहीं हो रहा था, वो ग्रोथ नहीं हो रही थी, देयर वाज नाइदर एन इक्विटी। ठीक है, हमने पॉलिसीज़ पढ़ी थी कि किस किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर को ग्रोथ करना चाहा गवर्नमेंट ने बाय गिविंग द सब्सिडीज टू द स्मॉल एंड रिच फार्मर्स। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स वर देयर, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज देयर, किस किस तरीके से हमने जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप बनाना चाहा। Now, Indian government undertook various measures to improve the condition of agriculture. First, the land reforms measures and green revolution were the greatest achievements of the Indian government in enhancing the agricultural production and productivity. जिसमें से दो जो थे लैंड रिफॉर्म्स हमारे और ग्रीन रेवोल्यूशन जो थे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थे ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, between 1950 and 1990 there had been substantial increase in agriculture productivity, as the chapter's name suggests 1950-1990 Indian economy। तो इस 1950 और 1990 के बीच में substantial increase was marked in agriculture productivity। agriculture productivity refers to output per hectare of land, जो हमारे per hectare of land में output आ रहा था वो अच्छा आ रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। लैंड रिफॉर्म रिजल्टेड इन अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसने हमारी इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना दिया, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया कि हम अब खुद फूड प्रोडक्शन कर सकते थे, क्रॉप प्रोडक्शन करते थे, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बेचकर मार्केटेबल सरप्लस कमा सकते हैं। एंड लैंड रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे उससे क्या रिजल्ट हुआ था, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। जो ज़मींदार जो हैं टेनेंट्स और टिलर्स को टॉर्चर करते थे वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट वॉज अराउंड 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इवन टिल 1990। उनको लग रहा था ना एग्रीकल्चर में जो है हमारा सरप्लस है, ठीक है, हमारा प्रॉफिट है, तो 65% जो पॉपुलेशन थी वो अभी भी एग्रीकल्चर में कंटिन्यू थी। एग्रीकल्चर आउटपुट कुड हैव बीन ग्रोन विद मच less people working in the sector, but industrial and service sector were unable to absorb the extra workforce involved in the agriculture। ठीक है, फिर भी जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स की हम बात करें इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसमें मच लेस पीपल वर्किंग इन द सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत कम लोग काम कर रहे थे ताकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्री। नाउ अब तक हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। नाउ द सेकंड इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 5-year plans stressed a lot on the industrial development. The cotton, textile and jute industries were mostly developed in India. However, there was a strong need to expand the industrial base with a variety of industries. नॉट ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सपैंड करने की ज़रूरत थी, बट हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको भी एक्सपैंड और डेवलप करने की ज़रूरत हमको है। ठीक है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर वॉज टू डिसाइड द रोल ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देयर वॉज अ नीड फॉर लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स।
वो चाहते पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो ज़्यादा होना चाहिए एज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास जो कैपिटल थी वो क्या थी, उसकी शॉर्टेज थी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Shortage of capital with private sector. Private entrepreneurs do not have the capital to undertake the investment in industrial ventures required for the development of Indian economy. At the time of independence, Tatas and Birlas were the only well-known private entrepreneurs. ठीक है, उस टाइम जो स्टेट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, टाटा और बिरला जो थे वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैज़ टू मेक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो प्राइवेट सेक्टर के पास जो था इतना पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन गवर्नमेंट ने क्या किया, हैज़ टू मेक द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। Lack of incentive for public sector. Now the Indian market was not big enough to encourage private industrialists to undertake major products even if they had capital to do so. ठीक है, अब इंडियन मार्केट में क्या था, प्राइवेट इट वाज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्री। हम जो पब्लिक सेक्टर थी वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को एनकरेज नहीं कर पा रही थी। ठीक है, क्यों, इन स्पाइट ऑफ उनके पास कैपिटल था तब भी। ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट देयर वाज लो लेवल ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, हमारे पास ना तो प्रोडक्शन हो रहा था, तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे वो क्या थे, उनके लेवल ऑफ डिमांड थी वो लो थी। ठीक है, थर्ड वन वॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करे, पब्लिक सेक्टर में पार्टिसिपेट, तभी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। नहीं तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स जो थे, प्राइवेट सेक्टर के पास तो कैपिटल ही नहीं था। ठीक है, एज अ रिजल्ट स्टेट हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर दोज इंडस्ट्री दैट वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट ने उन कंपनीज़ के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया था जिनके पास जो इकोनॉमी को पूरा सपोर्ट कर सकती थी। नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर विच कवर वेरियस इशूज कनेक्टेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज ऑफ द कंट्री। नाउ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी, ये एक पैकेज था पॉलिसी का जो कि सारे मेजर्स कवर करती थी ताकि हमारे जो भी इश्यूज हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड वो उसको दूर कर सके। नाउ व्हाट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वर देयर, उसके लिए उन्होंने इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन कर दिया। अकॉर्डिंग टू इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 द इंडस्ट्रीज वर रीक्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में क्या था, शेड्यूल ए, दिस कैटेगरी कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। स्टेट मीन्स जो कि गवर्नमेंट और स्टेट्स से जो है वो खुद ही अपना ओन करेगी। शेड्यूल बी जो थी, 12 इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड विच वुड प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। एंड शेड्यूल सी में दिस शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग द इंडस्ट्री विच वर टू बी इन प्राइवेट सेक्टर। शेड्यूल सी में जो है प्राइवेट सेक्टर में रहेगी। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड जिसमें से वो प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड थी और ये पूरी की पूरी स्टेट ओन्ड है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। नाउ लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, जो भी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता था उसको लाइसेंस की ज़रूरत थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एक ग्रीन रेवोल्यूशन, एक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ठीक है, व्हाट वाज द मेजर्स, problems of agriculture, these are the important topics which you have to study very seriously. Industrializing and industrial license is a written permission from the government to an industrial unit to manufacture good. लाइसेंस का मतलब आप सब लोग जानते ही हैं, जैसे ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है, कुछ भी स्टार्ट करने के लिए उसका लाइसेंस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपके पास गवर्नमेंट जो है वो आपको रिटन परमिशन देती है जिससे कि आप वो इंडस्ट्रियल यूनिट को चला सको। द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज। किस किस के लिए गवर्नमेंट जो लाइसेंस देती थी, सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, या तो आप एक नई पर्टिकुलर न्यू इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं या अपनी एग्जिस्टिंग जो आपकी इंडस्ट्री है उसी को ही आप एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, या फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मीन एक प्रोडक्ट से आप दूसरे प्रोडक्ट में भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट को स्टार्ट, चलो भाई एक अब हम सर्फ यूज़ करते थे, अब हम साबुन भी बनाएंगे। ठीक है, सोप भी बनाएंगे, दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। तो इन सब के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है वो बहुत ज़रूरी था। According to industrial licensing, no new industry was allotted unless a license is obtained from the government. ठीक है, कोई भी नई इंडस्ट्री बिना लाइसेंस के जो है वो नहीं
ओपन हो सकती थी. इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज स्टैब्लिश इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया. अगर इंडस्ट्रियल यूनिट जो है आपकी बैकवर्ड एरियाज़ में खुली हुई है, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड मतलब वहाँ पे ना ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ना ज़्यादा पैसे हैं, अगर उसके लिए लाइसेंस दे रहे तो वो ईजीली आपको मिल जाएगा. ठीक है. लाइसेंस वॉज नीडेड इवन इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वॉन्ट्स टू एक्सपैंड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन. ठीक है. Now, what is small scale industry? Small scale industry is defined with reference to maximum investment allowed on the asset of the unit. Small scale industries are more labor intensive, that is they generate more employment. Small scale industries वो होती है जिनको एक पर्टिकुलर लिमिट होती है उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए. ठीक है. छोटा सा इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए होता है, दैट इज स्मॉल इन्वेस्टमेंट, और इसमें मेनली लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक है वो यूज़ होती है. नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन नॉट कम्पीट विद बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो बिग इंडस्ट्रियल फर्म से कम्पीट नहीं कर पाएंगी क्योंकि सो द गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर देम, दे वर ऑल्सो गिवन कंसेशन. ठीक है. उनको पता है कि ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनसे कम्पीट नहीं कर पाएगी जो बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको सर्टेन प्रोडक्शन जो था प्रोडक्ट्स का, सर्टेन प्रोडक्ट्स जो थे वो उनको लिए रिजर्व कर दिया कि भाई पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ यही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वही बना सकती है. जैसे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, क्राफ्ट्स के सामान है कुछ, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी क्योंकि उसमें लेबर की ज़रूरत ज़्यादा होती है. एंड दे वर ऑल्सो गिवन अ कंसेशन. उनको कंसेशंस भी दिया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, कंसेशन दिया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट कम फॉरेन ट्रेड. It includes all import and export to and from India. In order to be self-reliant vital sector, India has followed the strategy of replacing many imports by domestic production. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था फॉरेन ट्रेड में, ठीक है, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके ले जाते थे और फिनिश गुड्स जो है वो हमको इम्पोर्ट करते थे. तो इसमें जो फॉरेन ट्रेड में था इट इंक्लूड्स ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स जो है टू और फ्रॉम इंडिया होते थे. इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट वाइटल सेक्टर, इंडिया हैज़ फॉलोड द स्ट्रैटेजी ऑफ रिप्लेसिंग मैनी इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन. मतलब जो इम्पोर्ट्स होते थे अब वो बंद कर दिए क्योंकि हम इंडिया ने जो है यहीं डोमेस्टिक प्रोडक्शंस चालू कर दिया था. नाउ इन दिस रिस्पेक्ट फर्स्ट वॉज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन. दिस पॉलिसी कैन सर्व टू डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज सेविंग ऑफ प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस. मतलब मेनली क्या था, जो हम पहले फूड्स जो थे, ठीक है, या हम जो इम्पोर्ट करते थे पहले, ठीक है, वो अब हम खुद फूड प्रोडक्शन करने लग गए थे ताकि जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम कह सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम करने लग गए थे, हमारे घर में ही वो चीज़ प्रोडक्शन करने लग गए थे ताकि हमको कहीं बाहर से उसकी ज़रूरत ना पड़े. अब इससे क्या हुआ, जो हमारी जो इंडिया थी वो सेल्फ रिलायंट बन गई. ठीक है. और अगर कोई भी चीज़ हमसे कोई ख़रीदता था, ठीक है, तो हमारी जो सेविंग्स थी फॉरेन एक्सचेंज की वो हम उसको करने लग गए थे. प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स मेड थ्रू टैरिफ्स एंड कोटाज. ठीक है. इम्पोर्ट्स में जो चार्जेस लगते थे, दैट इज़ टैरिफ एंड कोटाज, उससे हमको प्रोटेक्शन मिल गई थी क्योंकि अब हम इम्पोर्ट करते नहीं थे. वी वर सेल्फ रिलायंट इन मेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड्स एंड मटीरियल्स. नाउ व्हाट वाज टैरिफ्स एंड कोटाज? टैरिफ्स रेफर्स टू टैक्सेस लेविड इन इम्पोर्टेड गुड्स. जो इम्पोर्टेड गुड्स होते थे उन पर उनको टैरिफ्स देना पड़ता था. द एम वॉज टू मेक देम एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज़. ठीक है. उसका मेन एम क्या था टैरिफ का? टैरिफ का मेन एम था कि हम उसको एक्सपेंसिव बना दें ताकि लोग उसको खरीद ना पाएँ. ठीक है. एंड डिस्कस देयर यूज़. कोटा. ना कोटा रेफर्स टू नॉन टैरिफ बैरियर इम्पोज्ड ऑन क्वालिटी ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. ठीक है. What is quota? Quota refers to non-tariff barriers imposed on quantity of imports and exports. Means एक particular limit तय की गई थी कि इतना ही import होगा. ठीक है. Import, it is fixing the maximum limit on the import of a commodity by the domestic producer. ठीक है. इससे ज़्यादा import नहीं होगा. The reasons for import substitution, that was to enable them to compete against the goods produced by more developed economies, to prevent drain of foreign exchange reserves on the import of luxury goods. ठीक है. ताकि हमारा जो है हम जो बाहर की जो इकोनॉमी है उससे हम compete कर पाएँ. ठीक है. और प्रिवेंट ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स. ठीक है. हम जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनका प्रिवेंशन कर पाएँ.
Critical appraisal of industrial development 1950 and 1990. Now this is the last topic. The following points highlights the achievement of India's industrial sector. First of all, the proportion of GDP increased from 11.8% to 24.6%. ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले जो प्रपोर्शन था जीडीपी का वो इंक्रीज़ हो गया 11.8% से 24.6% से. इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990 लार्जली ड्यू टू पब्लिक सेक्टर. Promotion of small scale industries gave opportunity to people with small capital to get into business. अब जिनके पास small capital था small scale industries को develop करने के लिए promote करने के लिए, ठीक है, उनके पास एक opportunity आ गई थी. Next, protection from foreign competition through import substitution and enable development of indigenous industries. ठीक है, protection मिल गया था हमको foreign competition से, क्योंकि अब import substitution होने लगे. That is जो हम हमारे खुद के जो है प्रोडक्शन करने लग गए थे डोमेस्टिक कंट्री में ही. ठीक है, हमको इम्पोर्ट की जो है ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा. लाइसेंसिंग पॉलिसी हैड द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. और लाइसेंसिंग जो थी गवर्नमेंट ने उसको हेल्प किया ताकि उन्हीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सके जो कि फ्रूटफुल है और जो कि डेवलपमेंट में हमको पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, पब्लिक सेक्टर मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़. अब पब्लिक सेक्टर जो थी वहाँ आई जहाँ पे डेवलपमेंट, जैसे बैकवर्ड एरियाज़ में डेवलपमेंट करना है. ठीक है, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के पास जो था वो कैपिटल था, उनके पास सपोर्ट था किसका, गवर्नमेंट का. ठीक है, और उनके पास कैपिटल था. तो जो बैकवर्ड एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ने किया था. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग this video. If you like the video, please like and subscribe my channel, that is Commerce with Tejeshwari. Thank you so much.